Bismillahirrahmanirrahim. Respected aspirants, Assalamu alaikum. Babar Nadeem here. Respected aspirants, I am so excited for section 19. I have worked hard. मैं इंशाल्लाह इसको बेस्ट वे में एक्सप्लेन करूंगा. आप लोग एट द एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा और मेरी करेक्शंस के बारे में मुझे बताइएगा. मैं इस सेक्शन में ना सिर्फ कंसेप्चुअली सेक्शन 19 को एक्सप्लेन करूंगा, बल्कि मैं साथ में मैंने पास पेपर्स सीजे, एएसजे, हमारे सिविल जजेस, एएसजे के डिपार्टमेंटल पेपर्स, मैंने उसमें से एक्नॉलेजमेंट के बारे में जो क्वेश्चंस आए मैंने उनको एक जगह पे जो है वो लिख लिया है. ठीक है, एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे और आपको लगेगा कि नाउ आई कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. मैंने सारे इंशाल्लाह इनको अपने आज के लेक्चर में जो है वो कवर करना है. ठीक है, राइट अ कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्नॉलेजमेंट, what constitute acknowledgement writing term of section 19 of Limitation Act, and explain the effect of an undated acknowledgement in writing, whether acknowledgement in writing has the effect of reviving the limitation once expired, what is difference between section 19 of Limitation Act and section 25 subsection 3 of the Contract Act, explain essentials of acknowledgement under law of limitation, what when time is to be extended from limitation in legal proceedings under section under the Limitation Act. ठीक है, इंशाल्लाह हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. इसके अलावा मैंने एक्सपेक्टेड प्रोपोजिशंस के बारे में कुछ केस लॉज भी साथ में रखे हैं, उनको भी आखिर में हम एक नज़र जो है वो हम लोग जो है वो देखेंगे और इसको हम इंशाल्लाह जो है हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेक्शन 19. और मैं उसका सब सेक्शन, बल्कि मैं आपको वैसे मैं समझाता हूँ. देखिए, मैं गौर से मेरी बात सुनिए. लिमिटेशन एक्ट में जो शेड्यूल है उसमें डिफरेंट किस्म की लिमिटेशंस दी गई हैं. मसलन गौर कीजिए, जो भी आपके माइंड में आए. मसलन एक जगह पे है सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन अंडर सेक्शन 9, ये जो है इसका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो कहता है जी 6 मंथ के अंदर आपने कोर्ट आना है. अच्छा, इस तरह एक है सूट फॉर चैलेंजिंग अ डॉक्यूमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, उसकी लिमिटेशन 3 इयर्स है फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज. इसी तरह और आप भी कुछ सोचिए, सूट फॉर रिकवरी ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी है 12 इयर्स है. ठीक है, अच्छा जी, इस तरह मुख्तलिफ लिमिटेशंस पीरियड जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं. ठीक है, अच्छा हम है ना एक एग्जांपल रख लेते हैं सामने कि एक बंदे को जो है ना वो प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है. अब डिस्पोजेस करने के बाद उसने 6 माह में कोर्ट के अंदर आना था और 2 माह वो ना घर बैठा रहा. अब उसके 4 माह बाकी थे. ठीक है, तो क्या हुआ कि उसको ना एक लेटर रिसीव हुआ दूसरी पार्टी का कि भाई हम आपका कब्जा वापस कर देंगे. ठीक है, अब ये जो उसको लेटर रिसीव हुआ है, ठीक है, ये इन राइटिंग है, दूसरी पार्टी की तरफ से साइंड है. ठीक है, और साइंड है, तो अब उसकी लिमिटेशन जो है वो एक्सटेंड हो गई इस तरह से कि उसकी लिमिटेशन रीसेट हो गई, उसको फ्रेश पॉइंट ऑफ लिमिटेशन मिल गया. यानी अब उसके 6 माह फिर दोबारा से शुरू हो गए. तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि जब दूसरी पार्टी अपनी लायबिलिटी जो है उसको क्या कर ले, एक्नॉलेज कर ले, तो फिर वो जो लिमिटेशन पीछे गुजरी होती है उसको नहीं देखा जाता, उस पॉइंट से आगे लिमिटेशन को जो है वो क्या किया जाता है, देखा जाता है. ठीक है, अच्छा अब सेक्शन 19 जो कहता है ना वो इस एक्नॉलेजमेंट के बारे में कहता है कि ये इन राइटिंग होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए. ठीक है, और इन राइटिंग होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए. और ये और भी उसके डिफरेंट किस्म के जो है वो असेंशियल्स और उसकी डिफरेंट किस्म की फॉर्म जो है वो उसको क्या कहता है वो बताता है. ठीक है, तो अच्छा अब ये किस चीज़ की लिमिटेशन एक्सटेंड होगी, जो उसने सूट फाइल करना था या उसने जो एप्लीकेशन कोर्ट में जो थी वो फाइल करनी थी, उसकी लिमिटेशन क्या होगी, एक्सटेंड होगी. अच्छा, ये जो मैंने अभी तक बात की है ना, इसको मैंने 3 लाइनों में लिखा है. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने बड़ा लंबा चौड़ा मैंने लिखा होगा, लेकिन पेपर में आपने ना
टू दी पॉइंट लिखना है। ये तो मैंने इसलिए लिखा है, मैंने इतनी सारी इलस्ट्रेशंस डाल दी हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, सिर्फ ये सोच के कि आपको ना याद ना करना पड़े, बस आपके माइंड में रह जाए, ये सोच के कि वहाँ पे आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप क्वेश्चन को कवर कर दें। लेकिन खुदा के वास्ते पेपर में कभी जज्बाती नहीं होना कि मुझे जो आता है मैं लिख लूँ। वो एक सेशन जज, वो 22 स्केल का अफसर है जिसने पेपर चेक करना है, और उसको ये चीज़ बड़ी इरिटेट करती है अगर हमने इरेलीवेंट लिखा हो। तो टू दी पॉइंट पेपर में लिखना है। ये LLB नहीं है कि आप लेंथ के ऊपर फोकस करें, यहाँ पे अपने प्रीसाइज और टू दी पॉइंट जो है वो आपने क्या करना है, चलना है। ठीक है। अच्छा, तो मैंने वो 3 लाइनें जो लिखी हैं वो कहाँ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। अब आप इसको मेरी अटेम्प्ट भी समझिएगा, ठीक है, पास पेपर के तौर पे, और फिर इसको खुद को इम्प्रूव कीजिएगा। सेक्शन 19 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908 प्रोवाइड दैट इफ अ पर्सन एक्नॉलेजेस हिज लायबिलिटी रिगार्डिंग अ क्लेम इन राइटिंग बिफोर द लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर, द लिमिटेशन पीरियड फॉर ब्रिंगिंग अ लीगल एक्शन इज रीसेट। रीसेट से मुराद दोबारा से शुरू हो जाता है। द एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टी लायबल। ठीक है। Consequently, a first fresh limitation period begins from the date of this acknowledgement, allowing the aggrieved party to file a suit or execute a decree even after the original limitation period has elapsed। जाहिर बात है, अगर ओरिजिनल को देखा जाए कि जैसे 2 महीने गुजर गए थे, तो वो तो फिर उसके यानी एक्नॉलेजमेंट के बाद 4 महीने बन रहे हैं। ठीक है। लेकिन उसके मुताबिक तो 6, ओरिजिनल के मुताबिक तो 6 माह गुजर गए, यानी अब उसके 2 माह मजीद एक्सटेंड हो गए। ठीक है, उसके 2 माह मजीद एक्सटेंड हो गए, और वो क्या, ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड गुजरने के बाद भी वो जो है वो सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट से अभी वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। होप के आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, ये मैंने इजी जुबान में जो है वो लिखा था। ठीक है। अब अगर आप इसकी वर्डिंग के ऊपर आए, ठीक है, वेयर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ सूट और एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी राइट एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी इन सच प्रॉपर्टी हैज बीन मेड इन राइटिंग साइंड बाय द पार्टी इन हिज होम, सच प्रॉपर्टी राइट इज क्लेम्ड और बाय सम पर्सन थ्रू whom he derives title liability, a fresh period of limitation shall be computed from the time which the acknowledgement was so signed। होप के आपको समझ आ गई। अच्छा बच्चों, अब ये जो बाकी है ना सब सेक्शन 2 एक्सप्लेनेशन 1, 2, इसके बारे में मैंने ना एक आउटलाइन बनाई है, इसको जरा गौर कीजिएगा। हेडिंग नंबर 1 मेरी ये पेपर में लिखनी नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूँ। तो हेडिंग नंबर 1 मैंने पढ़ दी है आपको, मैंने सेक्शन 90 का कॉन्सेप्ट दे दिया है। अच्छा, दूसरी हेडिंग में एक्नॉलेजमेंट को डिफाइन करेंगे। तीसरी हेडिंग में हम देखेंगे असेंशियल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, उसमें सबसे पहले ये कि वो इनका एक्नॉलेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सम प्रॉपर्टी और राइट होना चाहिए। अब जो एक्सप्लेनेशन 3 है वो भी यहाँ पर रिलेट करेगी इस तरह से कि वो कहती है कि एक डिक्री या एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर जो है वो भी एक राइट होगा विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 19। ठीक है। फिर दूसरे पे हम इन राइटिंग, यानी दूसरा एसेंशियल क्या है कि एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग होनी चाहिए, और यहाँ पे सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 और एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो डील करेगी, जो कहती है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो है मेड बाय अ पार्टी और इट्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी उसकी तरफ से होनी चाहिए। अच्छा, 4 पे वो कहता है साइंड बाय द पार्टी और हिज ऑथराइज्ड एजेंट, और ये बात कौन कहता है, ये एक्सप्लेनेशन 2 भी कहती है कि वो पार्टी खुद भी साइन कर सकती है और उसका जो ऑथराइज्ड एजेंट है वो भी कर सकता है। और आखिरी बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो है वो एक्नॉलेजमेंट है वो बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो, यानी बिफोर एक्सपायरेशन पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर 6 माह में कब्जा उसने रिकवर करना था तो वो 7वें माह अगर उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है तो वो उसके लिए कोई हेल्पफुल नहीं होगी कोर्ट के अंदर। ठीक है। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। अब हम जो है ना चलते हैं आगे। अब ये देखिए, सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट होती क्या है, मैंने इसको इजी वर्ड में डिफाइन करने की कोशिश की है। टर्म इन कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 90 रेफर टू
of formal recognition or admission of a right or obligation by a party in relation to a claim. जब दूसरी पार्टी आपका क्लेम क्या कर रही हो, मान रही हो, ठीक है। अच्छा जी, अब अगली हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। Essentials validating an acknowledgement that triggers a fresh लिमिटेशन अंडर सेक्शन 19, यानी वो कौन से एसेंशियल्स हैं जो सेक्शन 19 के तहत एक एक्नॉलेजमेंट को कंप्लीट करते हैं और जो कि एक फ्रेश लिमिटेशन ऑफ पीरियड का क्या बनती है, मूजब बनती है या कॉज बनती है। सबसे पहले ये है कि वो जो एक्नॉलेजमेंट है दैट मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी और राइट। To take advantage of Section 19, acknowledgement of liability must be made in respect of our property or right. Property may be movable like data, removable, tangible or intangible. आगे मैंने ना इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लीज आप पेपर में लिखें ना लिखें, फिलहाल हम कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि कोई बड़ा सक्सेसफुल लॉयर भी आपके सामने खड़ा हो, सीनियर लॉयर भी खड़ा हो, तो आप उसको बोलने ना दें, आपका इतना कॉन्सेप्ट हो ना अपने टॉपिक के ऊपर। अब मैंने इसकी एग्जांपल क्या दिए, कहता है द टाइम लिमिटेशन टू फाइल सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज 12 ईयर। सपोज अ राइट टू सू अक्रू इन फेवर ऑफ बी अगेंस्ट द ए बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड। Mr. A send a letter to Mr. B acknowledges that Mr. B has a claim to the land and that he will not contest it. ठीक है, the letter is signed by Mr. A. In this case, the property is the piece of land owned by the Mr. A. ठीक है, and the right is Mr. B's claim to possess or occupy that land. Because Mr. A acknowledge Mr. B's claim in writing, a fresh limitation period now begins from the date of acknowledgement, allowing Mr. B to pursue his claim. मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई कि जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इसके अंदर प्रॉपर्टी और राइट, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक और मिसाल दे लेते हैं। कहता है मिस्टर सी होल्ड्स अ कॉपीराइट फॉर अ बुक शी इज ऑथर, मिस्टर डी यूजेस पार्ट ऑफ दैट बुक विदाउट परमिशन। द लिमिटेशन पीरियड फॉर Miss C to file a copyright infringement suit is 3 years. Before limitation period expires, Mr. D send an email to Mr. C acknowledging that used her work and expressing willingness to negotiate a licensing agreement. This email is signed by Mr. D. Here the property is the copyright Mr. C holds over her book and the right in her legal entitlement to control over her work in use. Mr. D acknowledgement of liability reset the limitation period, allowing Mr. C to file a suit based on the infringement. अब बेशक पेपर में ना लिखिएगा ये एग्जाम्पल, इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है। Company is owed 1 lakh by a client F for services rendered. The limitation period for company E to file a suit for recovery of amount is 3 years. Before period expire, client F send a signed letter acknowledgement the debt and promising to pay within specified time frame. In this case, the property is the monetary debt owed to company E and the right is company E entitlement to recover the amount. The acknowledgement made by the client F extend the limitation period, allowing company E to file a suit for recovery even after the original period would have expired. अच्छा जी, अब explanation 3 क्या है? अब यहाँ पे explanation 3 को भी जरा देख लेते हैं। For the purpose of this section, an application for the execution of a decree or order is an application in respect of a right. तो सेक्शन 19 बेसिकली क्या करता है, क्लैरिफाइज दैट द डिक्री और ऑर्डर इज आल्सो अ राइट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 19। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। इन प्रीवियस केस मिस्टर सी obtained a decree against Mr. D for payment of rupees 1 lakh. The limitation period for executing the decree is 12 years. Before the limitation period expires, Mr. D send a signed letter acknowledgement that he owes the amount as per the decree and that he will pay it. Under section 19 and explanation 3, Mr. C can now execute the decree within a fresh period of limitation. यानी कोर्ट में अगर एक डिक्री भी हो जाती है ना, उस डिक्री के बारे में भी कोई एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, तो वो डिक्री की जो एग्जीक्यूशन की लिमिटेशन होगी वो भी क्या हो जाएगी, वो रीसेट हो जाएगी। द एक्नॉलेजमेंट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज़ इट रिलेट्स डायरेक्टली टू मिसेस सी राइट टू एनफोर्स द डिक्री। अच्छा, ये हमने पहला एसेंशियल कर लिया, कौन सा,
कि जो एक्नॉलेजमेंट है दैट मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सम प्रॉपर्टी और सम राइट। ठीक है, अच्छा जी। अब हम चलते हैं इसका दूसरा एसेंशियल। अच्छा, आपने देखा है कि वो पास क्वेश्चन जो है वो एसेंशियल्स बहुत ज्यादा पूछ रहा है। व्हाट कंस्टिट्यूट एक्नॉलेजमेंट, ये भी वही है। ठीक है, कंप्रिहेंसिव डॉक्ट्राइन ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ये भी यही है। फिर व्हाट एक्सप्लेन एसेंशियल्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट अंडर द लॉ ऑफ लिमिटेशन, ये भी यही है। ठीक है, अच्छा जी। अब दूसरा एसेंशियल है कि इट मस्ट मीन राइटिंग इन हैज पर सेक्शन 19 एक्नॉलेजमेंट मस्ट मीन राइटिंग। एक्सप्लेनेशन 1 to the section 19 deals with the effect of different forms of writing on the validity of the acknowledgement। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग वैलिडेटिंग एंड एक्नॉलेजमेंट। अब जो सेक्शन एक्सप्लेनेशन 1 है ना, एक्सप्लेनेशन 1 है बेसिकली क्या कर रही है, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट की बात कर रही है कि उससे एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। मसलन सबसे पहली बात है अनडेटेड। ठीक है, अनडेटेड कहता है कि एन एक्नॉलेजमेंट शुड आइडियली बी डेटेड। पहली बात ये है कि एक एक्नॉलेजमेंट का डेटेड होना जरूरी है। However, the absence of a date does not automatically invalidate it। लेकिन अगर डेट नहीं है तो वो इसको इनवैलिडेट नहीं कर देगी, बल्कि क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 द पार्टी हैज द अपॉर्चुनिटी टू establish the date of acknowledgement through oral evidence। सेक्शन 19(2) क्या कहता है कि उसको जो है वो तो उसको मौका दिया जाएगा कि वो जो डेट है, अनडेटेड डेट है, उसको क्या करे, उसको साबित कर सके थ्रू ओरल एविडेंस। ठीक है, अच्छा फिर क्या कहता है द ओरल एविडेंस इज रिस्ट्रिक्टेड solely to proving the date and does not allow for any commentary on the contents of the acknowledgement। Under Article 72 of the QSO, the contents of a document such as an acknowledgement can be verified, can be proved using either primary or secondary evidence। Article 73 defines primary evidence as the actual document being presented for court examination, while Article 74 describes secondary evidence as items like certified copies। Therefore, a party cannot prove the contents of an acknowledgement by circumventing the essentials proving outlined in Article 72 to 74 of the QSO under the guise of प्रूविंग द एक्नॉलेजमेंट डेट। वो कह रहा है कि ऐसे नहीं होगा कि वो डेट को प्रूव करने की आड़ में वो जो है उसके कंटेंट्स भी प्रूव करना शुरू कर दे एक्नॉलेजमेंट के। एक्नॉलेजमेंट को अगर साबित करना है तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो कानून शहादत के आर्टिकल 72 टू 75 के मुताबिक रिकॉर्ड के ऊपर आना जो है वो जरूरी है। वो ओरिजिनल या उसकी सर्टिफाइड कॉपी या सेकेंडरी एविडेंस व्हाटसोएवर वो रिकॉर्ड के ऊपर आना जरूरी है। सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट अलाउज फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट इन राइटिंग इवन इफ दैट राइटिंग इज undated। It permits oral evidence to establish when the acknowledgement was signed, but prohibits oral evidence regarding the specific contents of that acknowledgement। Here are some illustrations to clarify this provisions। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई है कि एक acknowledgement का dated होना जरूरी है, लेकिन अगर वो dated नहीं है तो उस सूरत में ओरल एविडेंस दिया जा सकता है उसको प्रूव करने का। ठीक है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने का नहीं दिया जा सकता। अभी मैं आगे इलस्ट्रेशन पढ़ूंगा ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैंने इलस्ट्रेशन इसकी लिखी है, वो क्या कहता है, कहता है बार्बर मिस्टर ए ऑफ 50,000 euro to a lender Mr. B, they have a written acknowledgement of his debt but the document is undated। ठीक है, ए बार्बर है, ठीक है, और उसने 50,000 यूरो का कर्जा लिया बी से, और अब उनके पास एक एक्नॉलेजमेंट भी है डेट की, लेकिन उसकी डेट नहीं है। इफ मिस्टर बी वांट्स टू फाइल अ सूट to recover the debt but is unsure whether the limitation period has expired, he can call a witness Mr. C who was present when Mr. A signed the acknowledgement to testify that Mr. A signed the acknowledgement on March
इतना दिस ओरल एविडेंस अबाउट द डेट इज admissible, allowing Mr. B to argue that the limitation period for limitations would start from March 1, 2023. समझ आ गई? अच्छा, however, if Mr. C tries to testify about that Mr. A said in the acknowledgement such as I promise to pay you back by next month, that oral evidence would not be admissible. Thus the court will rely solely on the written acknowledgement. यानी उसके कंटेंट्स डॉक्यूमेंट के प्रूव करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, ठीक है, ओरल एविडेंस के थ्रू। अलबत्ता जो है वो जो है उसकी डेट को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस जो है वो दिया जा सकता है। तो हमने दूसरा जो है ना, अब हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग पढ़ रहे हैं कि अगर अनडेटेड हो तो वो स्टेट भी इनवैलिड नहीं हो जाता, ठीक है, और अलबत्ता जो है वो क्या होगा, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। हाँ, अगर वो ओरल एविडेंस के थ्रू भी डेट साबित नहीं करता तो फिर कोर्ट उस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर रिलाई नहीं करेगा। सही है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज जो है राइटिंग के बारे में, दूसरी चीज ये नॉन मेंशनिंग द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन। Explanation 1 to Section 19 clarifies that an acknowledgement, if in writing and signed, does not need to specify the exact nature of the property or right. It can be general and still be considered valid. ठीक है, यानी उसमें प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा देने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक्नॉलेजमेंट होना ही काफी है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अ डेटर राइट्स टू अ क्रेडिटर, आई एक्नॉलेज दैट आई owe you some money, मैंने आपको कुछ पैसे देने हैं। द लेटर डज नॉट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट अमाउंट और द नेचर ऑफ द डेट, डिस्पाइट द लैक ऑफ स्पेसिफाइंग दिस एक्नॉलेजमेंट इज सफिशिएंट विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 19 टू रीसेट द लिमिटेशन पीरियड फॉर द क्रेडिटर टू फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ डेट। हो के आपको समझ आ गई। Premature liability. Explanation 1 further clarifies that an acknowledgement is still valid despite the time for payment, delivery, performance or enjoyment yet has not come. It means acknowledgement is valid and the limitation period will be reset even if the obligation is not yet due. ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, फिर आपको समझ आएगी। अ कॉन्ट्रैक्टर स्टेट इन एन ईमेल, आई एक्नॉलेज दैट आई विल पे यू फॉर द वर्क completed, but the payment is not due until next month. Acknowledgement is still valid and the contractor statement reset the period limitation for supplier to file a suit for payment. कहना वो ये चाहता है कि अगर डेट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं ना आई, ठीक है, तो भी अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया तो दैट इज अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट ना, ठीक है। वक्त से पहले भी अगर उसने अपनी लायबिलिटी को तस्लीम कर लिया है कि हाँ मैंने फलां डेट को आपको पैसे देने हैं, तो वो भी एक वैलिड है, ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्म देख लेते हैं इसकी, कहता है accompanied by refusal. Explanation 1 further elaborates any statement in writing and signed acknowledging the liability through refusing to discharge the liability still amount to be a valid acknowledgement and will reset the period of limitation prescribed by the law of limitation. A tenant send a letter to the landlord saying, I acknowledge that I owe rent for the last month, but I cannot pay it right now. Even though the tenant refuses to pay, the acknowledgement of debt reset the period of limitation for the landlord to file a suit for recovery of rent. Actually मैंने जो एक्सप्लेनेशन लिखी है ना, वो मुझे बोलने नहीं दे रही कि मैं खुद से एक्सप्लेन करूं, वो साथ साथ एक्सप्लेन होता जा रहा है और मुझे लगता है कि आपको जो है वो समझ जो है वो आ रही है। वो तो आपके कमेंट्स बताएंगे एट द एंड कि आपको किस हद तक जो है वो समझ आई है, ठीक है। अच्छा जी, आगे coupled with the claim of set off, ठीक है। ये क्या था कि वो एक्नॉलेज करे लेकिन उसकी साथ में उसको पे करने से रिफ्यूज करे तो भी वो एक्नॉलेजमेंट ही है। अब आ गया coupled with a claim of set off. If acknowledgement is coupled with the claim to set off, it can still be valid. It means an acknowledgement is valid though it's involved other claims, ठीक है। मसलन a supplier acknowledges the debt to a retailer but adds I owe you rupees इतना but you also owe me
5,000 for previous goods supplied, the acknowledgement is still reset the limitation period for retailer to claim the debt of to them despite the mentioning of set off. देखें वो कहता है ठीक है मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं लेकिन तुमने भी देने हैं, तो ये अगर उसने कंडीशनल कह दिया है तो या उसने सेट ऑफ की बात कर दी है तो वो है तो एक्नॉलेजमेंट ही ना। ठीक है, आगे एड्रेस टू अ डिफरेंट पर्सन। अब हम ये राइटिंग के बारे में ही चीज़ें पढ़ रही हैं कि वो उसको इनवैलिडेट नहीं करेगी। एक्सप्लेनेशन वन फर्दर कंफर्म दैट एन एक्नॉलेजमेंट कैन स्टिल बी वैलिड इफ इट इज एड्रेस्ड टू a person other than one entitled to the property or right. This means that even if the acknowledgement is not directed at the person making the claim, it can still have legal effect. Maslan, a company employee sends a letter to a third party auditor stating we acknowledge that we owe money to the supplier and we are working on settling it. Even though the acknowledgement is addressed to the auditor and not directly to the supplier, it is still valid and can reset the limitation period for the supplier to take legal action. वो क्या आपको समझ आ गई है? आगे अब हम राइटिंग से निकल आए हैं जी, डिफरेंट फॉर्म हमने राइटिंग की देख ली हैं। अब हम तीसरे एसेंशियल की तरफ जा रहे हैं, वो क्या है? मेड बाय द पार्टी और इट्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव। द एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी साइंड बाय द पार्टी अगेंस्ट होम सच प्रॉपर्टी और राइट इज क्लेम्ड बाय सम पर्सन थ्रू होम ही डिराइव्ड टाइटल और लायबिलिटी। ये क्या चीज़ है? ये उसका वो होगा जो मसलन लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह की डेफिनेशन में आ जाएगा ना। मसलन कहता है आप प्रॉपर्टी ऑनर एक्स पासिस अवे है लीविंग बिहाइंड अ प्रॉपर्टी डेट ही अर्न मनी ऑन, जिस पे क्या था? कर्जा वाजिबुल अदा था। फॉर द लिमिटेशन पीरियड फॉर द क्रेडिटर टू क्लेम द डेट एक्सपायर, मिस्टर एक्स उसका जो बेटा है लीगल सेंड अ लेटर टू क्रेडिटर सी सेइंग आई एक्नॉलेज दैट माय फादर ऑफ इतना I will ensure it to pay. Here, Mr. Y is acknowledging the debt on behalf of his deceased father, Mr. X. Since Mr. Y derives his title to the property and the social liability through inheritance, his acknowledgement is valid. This reset the limitation period. यानी जो लायबिलिटी है वो पार्टी खुद भी कर सकती है या जो पार्टी उस पार्टी से क्या कर रही है? टाइटल ड्राइव कर रही है। जैसे लीगल हेयर है तो वो भी क्या कर सकते हैं? उस लायबिलिटी को ओन कर सकते हैं। ठीक है, साइंड बाय द पार्टीज आर इज ऑथराइज्ड एजेंट। अब उसको साइन कौन करेगा? ठीक है, सेक्शन 19(1) रेड विद एक्सप्लेनेशन 2 कंफर्म दैट एन एक्नॉलेजमेंट विल बी साइंड बाय द पार्टी इटसेल्फ और बाय द ऑथराइज्ड एजेंट। ठीक है, पार्टी खुद भी साइन कर सकती है। पार्टी से क्या मुराद है? वो पार्टी या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर उस पार्टी का एजेंट या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का एजेंट भी उसको क्या कर सकता है? साइन कर सकता है। मसलन अब मैंने इसकी एक्सप्लेन कहता है अ कंपनी हैज़ अ क्रेडिट डेट विद इट्स वेंडर ये द फाइनेंशियल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु इज ऑथराइज्ड टू मेक सच एक्नॉलेजमेंट सेंड एन ईमेल टू द वेंडर डी सेइंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी सी आई एक्नॉलेज our liability to rupees itna. The financial director signed the email with their name. Here, although the acknowledgement was not signed by the owner of the company directly, it is considered valid because the financial director is an agent duly authorized to acknowledge the debt on behalf of the company. This reset the limitation period. क्यों बच्चों आगे समझ। अब एक्सप्लेन illustration 2 है, वो क्या है? कह रहा है an individual Mr. A appoint his friend Mr. F as his power of attorney to manage his financial affairs. Mr. A of money to creditor G. Mr. F send a letter to creditor C stating I acting on behalf of Mr. A acknowledge that he of rupees itna. Mr. F signed the letter as the power of attorney. The acknowledgement made by Mr. F is valid because he is an agent duly authorized by Mr. E. As such, the limitation period for creditor G to file a legal action against Mr. E for debt in respect based on his acknowledgement हो कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अब अगला एसेंशियल क्या है? वो ये है बिफोर expiration of period of limitation. Section 19 confirms that to take advantage of Section 19, acknowledgement must be made before the expiration of the prescribed period of limitation.
मसलन illustration है, as per Article 3 of the first schedule, the period of limitation to recover possession under Section 9 of the specific relief act is 6 months. Now, an acknowledgement by defendant to acknowledge his liability to restore possession may give point of limitation to file a suit to the plaintiff if the acknowledgement is made before the expiry of said 6 months. If acknowledgement is made after expiry of 6 months, plaintiff will be unable to take edge of the Section 90 to bring the suit within limitation. हो क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? अब क्या होगा सेक्शन 19 का? If the right of liability is acknowledged, the limitation period for filing suit will be reset. वो दोबारा से शुरू हो जाएगी. For instance, if a creditor has claimed that is about to become time barred and the debtor provide a written acknowledgement of that, the limitation period will be restarted. अच्छा, applicability of Section 19. Section 19 resets the period of limitation for instituting a suit or for filing an application, including an application for execution of a decree or order. ठीक है. हाँ, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया भी है क्वेश्चन. Difference between Section 19 and 25 subsection 3 of the Contract Act. ठीक है. ये सेक्शन 25 है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. कह रहा है an agreement made without consideration involved unless subsection 3 it is a promise made in writing and signed by the person to be charged thereto or by reason generally or special authority in this behalf to be wholly or in part a debt of which the creditor might have enforced payment but for law of limitation of the suit in the such an agreement is a contract. कहता है कि इसमें क्या था कि उसने क्या किया था, प्रॉमिस कर लिया था एक डेट पे करने का जो कि अच्छा जी पे करने के लिए कर लिया था जिसका लॉ ऑफ लिमिटेशन गुजर चुका था. ठीक है. तो लेकिन चूंकि उसने उसको एक्नॉलेज कर लिया है, इन राइटिंग कर लिया है, तो क्या हो जाएगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी एक एक्नॉलेजमेंट की ही शक्ल हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, अब फर्क क्या है सेक्शन 19 और सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 में फर्क क्या है? Difference between Section 19 of the Limitation Act and Section 25(3) of the Conduct lies in the timing of acknowledgement of debt. Under Section 19, a debtor can acknowledge their liability to pay a debt before the expiration of the limitation period for filing a suit to recover the debt. In contrast, on flipper side, Section 25 subsection 3 of the Contract Act pertains to an acknowledgement of the debt for which the time limit for bringing a lawsuit has already lapsed. Thus, Section 19 addresses debt that are still within time frame for legal action, whereas Section 25 specify concern debts that are time barred. तो Section 25 सेक्शन 3 डील करता है टाइम बार डेट्स के साथ, और सेक्शन 19 के अंदर जो है वो अगर कोई डेट है तो वो आएगा जिसकी अभी लिमिटेशन जो है वो रहती है, लिमिटेशन अभी जो है वो रहती है. तो हो क्या आपको समझ आ गई? अब मैंने कुछ केस लॉज निकाले हैं. अच्छा, अब हम इनको देख लेते हैं, क्वेश्चंस को कर लेंगे आप. राइट अ comprehensive note on doctrine of acknowledgement and provided limitation, what constitutes in writing of the limitation and explain the effect of undated acknowledgement in writing. वो मैंने बता दिया है कि स्टेट में वो उसको जो है वो इनवैलिडेट नहीं करेगी, उसको मौका दिया जाएगा कि वो डेट को साबित कर सके. अगर वो डेट को साबित ना कर सका तो फिर तो एक्नॉलेजमेंट जो है वो वाइड हो जाएगी, यानी लेकिन अगर वो साबित हो जाती है तो फिर उसको साबित करने का तरीका भी बता दिया है. वेदर एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग हैज द इफेक्ट ऑफ रिवाइविंग द लिमिटेशन वंस एक्सपायर्ड. नो, अगर लिमिटेशन गुजर गई है तो फिर उस एक्नॉलेजमेंट का इन राइटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा लिमिटेशन के ऊपर. ठीक है. अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 19 एंड सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता दिया है. एक्सप्लेन एसेंशियल ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट लॉ ऑफ लिमिटेशन बता दिया है. व्हेन टाइम इज टू बी एक्सटेंडेड फॉर द लिमिटेशन अंडर द लॉ ऑफ लिमिटेशन. सेक्शन 19 एक प्रोविजन है और प्रोविजन भी हैं जहाँ टाइम क्या होता है, एक्सटेंड होता है. ठीक है. तो हो क्या आपको मेरी बात की समझ आ गई? अब कुछ केस लॉज देख लेते हैं हम लोग, ये क्या है. ठीक है.
अच्छा, इसमें क्या था, इंश्योरेंस कंपनी जो थी ना उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही, तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही है ये भी एक एक्नॉलेजमेंट है जो कि फ्रेश पॉइंट ऑफ लिमिटेशन देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो है ये क्या है जी, अच्छा बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या है कि क्वेश्चन ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। ये क्या है, इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपके सामने। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए। अब आप रियल सिचुएशन को समझिए ना कि आप जज हैं, आपके सामने मैटर आ गया। अब एक पार्टी तो ये कहती है कि जी इसने एक्नॉलेज किया था, और दूसरी पार्टी कहती है जी, मतलब डिनाई कर जाती है, उसने यानी लेटर लिखा था लेकिन वो कहती है जी मैंने नहीं कोई एक्नॉलेजमेंट की। तो अब ये एक चीज़ ऐसी है कि अब एविडेंस आएगा उस एक्नॉलेजमेंट को क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए। ये कोर्ट यानी हम कोर्ट प्रैक्टिस के हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके सिग्नेचर भी प्रूव होंगे और अगर विटनेसेस हैं वो भी प्रूव होंगे, व्हाट्सएवर जो भी है। तो ये बात, ये केस लॉ ये कहता है कि ये नहीं है कि कोर्ट ने आंखें बंद करके तो जो है एक पार्टी की के इस स्टांस पे यकीन कर लेना है कि जी एक्नॉलेजमेंट हुई थी। अगर दूसरी पार्टी ने डिनाई कर दिया है तो अब इंडिपेंडेंट एविडेंस आएगा उस एक्नॉलेजमेंट को साबित करने के लिए। तो यही बात वो ये कह रहा है कि ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, और पार्टीज का एविडेंस आने के बाद कोर्ट उसको जो है वो क्या करेगी, देखिएगी, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ रह गई है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।